प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार है उसमें दल प्रणाली के रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। दल प्रणाली के प्रमुख तीन रूप प्रचलित हैं। इसमें पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली, तीसरा बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली जिस देश में केवल एक ही दल हो, शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इसी एक के राजनीतिक दल के सदस्य हों, वहाँ की दल व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये समझा गया जाता है कि वर्तमान समय में एक दलीय व्यवस्था केवल साम्यवादी राज्यों में ही है, लेकिन वस्तुतः साम्यवादी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इसका प्रचलन है। एक दलीय प्रणाली को कभी तो संविधान से मान्यता प्राप्त होती है, तो ऐसे में साम्यवादी राज्यों के संविधानों में साम्यवादी दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन को निषेध कर दिया गया है। अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा तो अन्य राजनीतिक दलों को निषेध नहीं किया जाता है, लेकिन शासक दल संविधानोत्तर उपायों में अन्य राजनीतिक दलों को दमन कर शासन शक्ति का एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हों, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति नगण्य अर्थात वैसी हो जैसे कि द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की होती है, तो इसे भी व्यवहार में एक दलीय प्रणाली वाला राज्य कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, किंतु सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है। वो जन सहयोग के भी कार्य करती हैं, जन कल्याण के भी कार्य करती हैं। उद्देश्य के दृष्टिकोण से एक दलीय प्रणाली विभिन्न रूपों में हो सकती है। जैसे हिटलर मुसोलिनी की एक दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता स्थगन करना और उस पर अपना अधिकार बनाए रखना, लेकिन टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की एक दलीय पद्धति निश्चित ही जनहितैषी थी। वर्तमान समय में मैक्सिको, मेडागास्कर आदि राज्यों की एक दलीय व्यवस्थाओं में इस श्रेणी में रखा गया है। साम्यवादी राज्यों की एक दलीय प्रणाली को भी यदि वह अन्य जनहित पर आधारित है तो बहुत अधिक सीमा तक इस श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली की। जब एक देश में की राजनीति में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हों तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई संवैधानिक प्रावधान प्रतिबंध नहीं है। दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि वे राजनीति पर अपना विशेष प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें इंग्लैंड में अनुदार और श्रमिक दलों दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अतिरिक्त उदार दल और स्कॉटलैंड और वेल्स में राष्ट्रवादी दल भी हैं, लेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार से अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और वहाँ के दो प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिक दल और डेमोक्रेटिक दल हैं। संघात्मक व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और दूसरे राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। द्विदलीय प्रणाली के लाभ हो सकते हैं, लाभ हैं वो लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें बताया गया कि इसके जो समर्थक हैं, जिसमें लास्की, हरमन, फाइबर, ब्राइस आदि विद्वान आते हैं। इन विद्वानों द्वारा द्विदलीय प्रणाली के कुछ इस प्रकार से लाभ बताए गए हैं, जिसमें ये पहला लाभ ये बताया गया कि यह वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करते हैं। प्रजातंत्र में वास्तविक अभिप्राय से ये विश्वास से लगाया जाता है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं वरन राजनीतिक दलों के परिणाम स्वरूप समझौते से होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही सरकार जनता की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इसके अतिरिक्त वही दल शासन का संचालन करते हैं, जिसे मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो। स्वाभाविक रूप से ये व्यवस्था प्रजातांत्रिक धारणा के अनुकूल होती है।
जनसंख्या का बहुमत इस प्रणाली का से उत्पन्न अत्यंत ही प्रसन्न रहती है और शासन के निर्माण में प्रसन्नता से भी पालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सरकार का निर्माण। सरल संसदीय शासन वाले देशों में यदि केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं तो मंत्रिमंडल के निर्माण में सरलता होती है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। जब तक दल अविश्वसनीय हो जाता है, वह आगामी चुनावों में हार जाता है, तो शासन की शक्ति उस दलों में हाथ में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहा था। अगला आता है शासन और स्थायित्व और निरंतरता, यानी शासन में सबसे अधिक आवश्यकता तत्व सुदृढ़ और स्थायी शासन होता है। इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका में एक शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है और इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल सुदृढ़ता से शासन का कार्य संचालन कर सकता है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः सरकारें स्थायी होती हैं और वो उनके द्वारा कार्यक्रमों की नीति का विश्वासपूर्वक कार्य में रूप में परिणित किया जाता है। अब हम जैसे बात करें, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन की सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली से ही होता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका परस्पर संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दलों के माध्यम से इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया है। साधारणतः जैसे बात करें, राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का होता है उस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है। अतः शासन कार्य सुगमता से चलता रहे, लेकिन बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को सदैव व्यवस्थापिका के विरोध का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में द्विदलीय व्यवस्था के कारण कभी इस प्रकार की विरोधी स्थिति कभी होता है, कभी इस प्रकार की बातें भी हो जाती हैं। अगली जो लाभ है वो संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं रहती है। बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले या परस्पर समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता है और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगला है शासन में एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था। शासन कार्य सफलता से करने के लिए सत्ता का एकत्रितकरण करना नितांत आवश्यक है और शासन व्यवस्था में इस प्रकार से एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली शासन की कुशलता अकुशलता का उत्तरदायित्व आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुमत में होता है। शासन व्यवस्था सभी कार्यों के उत्तरदायित्व को उसी प्रकार से होता है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण शासन का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता है। अब है संगठित विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन का कार्य ही नहीं करते हैं, शासन को नियंत्रित रखने का कार्य भी करते हैं। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य समय भली भांति किया जा सकता है जब विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित एवं पर्याप्त शक्तिशाली हो। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विरोधी दल सदैव ही स्थिति में रहता है। अब इसके दोष भी हैं। द्विदलीय प्रणाली के दोषों के बारे में, द्विदलीय प्रणाली के दोष, यद्यपि इसमें बताया गया कि द्विदलीय प्रणाली शासन व्यवस्था को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासन में एकता होती है तथा उत्तरदायित्व निश्चित होता है, लेकिन इतना होने पर भी द्विदलीय प्रणाली पूर्ण रूप से दोषमुक्त नहीं है। रैमजे म्योर की जो पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की गई है, जिसमें कहा कि मतदान की स्वतंत्रता सीमित है। इसमें द्विदलीय व्यवस्था में नागरिकों के मतदान की स्वतंत्रता में बहुत अधिक सीमित हो जाती है। उन्हें 2 में से 1 को अपना मतदान देना होता है। दूसरा है राष्ट्र का विभाजन। बहुधा ऐसा देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे 2 दलों में विभक्त हो जाता है जिसमें समझौते में कोई संभावना नहीं रहती है, लेकिन बहुदलीय प्रणाली मेरा आपस में नए मिलने वाले समूहों से विभाजित नहीं होने देगी। लोग अपना सिद्धांत के आधार पर ही बिना किसी प्रकार की गंभीरता समझे परस्पर मिल सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं।
इसके साथ साथ ही बहुमत की निरंकुशता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक ही राजनीतिक दल के साथ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी निरंकुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा अल्पमत को कुचलता रहता है। अगला दोष है व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका महत्व में कमी आती है क्योंकि व्यवस्थापिका के द्वारा बहुमत दल सदैव ही मंत्रिमंडल का समर्थन करता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडलीय तानाशाही होता है। कुछ विद्वान इस प्रकार से मानते हैं कि द्विदलीय प्रणाली मंत्रिमंडल की तानाशाही का विकास होता है। दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका सदैव नियंत्रण का समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है। व्यवस्थापिका के साधारण दल से नेता की बात का विरोध नहीं कर सकता है। दल के सदस्य अपने दलों की मंत्रिपरिषद इस कारण भी विरोध नहीं कर पाते हैं कि कहीं विरोधी दलों की सरकारें न बन जाए। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के प्रभाव और सामनावर्दी के लिए लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन के सामने कमी होने का एक प्रमुख कारण भी द्विदलीय प्रणाली है। अनावश्यक विरोध होता है इसमें। द्विदलीय प्रणाली में सरकार और विरोधी दल दोनों ही पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं, अतः इन दोनों राजनीतिक दलों की दूरियां बहुत अधिक हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शासक दल के द्वारा हठधर्मिता और विरोधी दल द्वारा विरोध के लिए विरोध करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके साथ ही अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के होते हैं। देश की राजनीति में जब केवल दो ही दल होते हैं तो राजनीतिक दल में अनेक हितों एवं वर्गों की व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व भी ही प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र सदैव उचित नहीं कहा जा सकता है। अब आता है बहुदलीय प्रणाली। यदि किसी देश में राजनीतिक में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हों तो उसे बहुदलीय प्रणाली कह सकते हैं। महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश देशों में मुख्य विशेषता जिसे हम बात करें फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है। फ्रांस में कभी कभी राजनीतिक दलों की संख्या 17 से 20 हो जाती है। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में जब संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल अकेले मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता है। मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अब तक एक राजनीतिक दल का प्रावधान की स्थिति प्राप्त थी। इसी कारण से बहुदलीय व्यवस्था में होते हुए भी एक ही दल की सरकारों का निर्माण संभव हो सका, लेकिन नवे लोकसभा चुनावों के बाद में स्थिति ऐसी नहीं थी। 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में ये स्थिति नहीं रही कि एक ही राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त हुआ हो। बहुदलीय व्यवस्था के लाभ हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं है। इसके अलावा सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलता है। राष्ट्रीय दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता है। इसके अलावा व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर प्राप्त होता है। अगर हम दोषों की बात करें तो दोषों में जैसे शासन में अस्थिरता रहती है। शासन स्थायी नहीं होता है क्योंकि मिलीजुले मंत्रिमंडल को जन्म देती है जो कि बहुत अधिक अस्थिर होता है। इसके साथ साथ नीति की अनिश्चितता होती है। इसमें सरकारों शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव रहता है। बहुदलीय प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा शक्तिशाली विरोधी दल का भी जो सदैव संसदीय प्रजातंत्र पर आधारित है विकास संभव नहीं हो पाता है। शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव में जनहित की अवहेलना की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही कार्यपालिका की निर्बलता की स्थिति होती है। कार्यपालिका बहुदलीय पद्धति में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत निर्बल होती है क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा ही अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रसन्न करना पड़ता है। इसके अलावा स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व बना रहता है। बहुदलीय पद्धति में सरकार जनता के निर्णयों का परिणाम नहीं होती है, ये तो चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के पारस्परिक गठजोड़ का परिणाम होती है। इसके साथ ही कार्यकुशलता में कमी। बहुदलीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत राजनीतिक दलों के नेताओं को ध्यान सरकार तोड़ने और गठजोड़ करने या किसी भी प्रकार की सरकार को बनाए रखने और ऐसी स्थिति में बना रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यकुशलता में बहुत अधिक कमी आ जाती है। दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं है। नियोजन संभव नहीं है
बहुदलीय प्रणाली में जल्दी जल्दी सरकारों में परिवर्तन आता है, जो लंबे समय में ध्यान में रखते हुए देश की प्रगति एवं किसी भी प्रकार की योजनाओं का निर्माण संभव नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि द्विदलीय और बहुदलीय पद्धतियों की उपरोक्त विवेचना या उसकी बात करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था में गंभीर दोष और भयंकर आशंकाएं होती हैं। बहुदलीय व्यवस्था मिलीजुली सरकारों को जन्म देती है, जो बहुत अधिक कमजोर और अस्थायी होती हैं और जिन्हें जनहित के स्थान पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता सदैव बनी रहती है। वस्तुतः बहुदलीय प्रणाली को चाहे जो भी गुण बताए गए हों, लोक भावनाओं के वास्तविक विभाजन में चाहे कितने भी सही रूप प्रकट किए गए करती हो, व्यवहारिक आदर्श के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्थायित्व, निश्चितता का अभाव, एकता और उत्तरदायित्व की निश्चितता और इन गुणों के द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके संबंध में डॉक्टर फाइनर ठीक कहते हैं कि राष्ट्रों की प्रसन्नता और उनके कर्तव्य पालन के लिए बहुदलीय व्यवस्था की अपेक्षा द्विदलीय व्यवस्था बहुत अधिक उचित है। और यदि दो ही दल हमेशा चुनाव प्रतियोगिता में उतरें तो असत्यों और त्रुटियों को हर स्थान पर चुनौती दी जा सकती है। इसमें न केवल फाइनर ही नहीं वरना अधिकांश राजनीतिक विचारक द्विदलीय व्यवस्था का ही पक्षधर हैं। वास्तव में यही व्यवस्था अधिकांश व्यवहारिक और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भारत संघ के अधिकांश राज्यों में फरवरी 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद में मिले-जुले मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। उनसे भी निर्बलता, असक्षमता, अस्थिरता का परिचय मिला है। अतः इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक विशेषतः जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत संभव हो सकती है। जहाँ पर द्विदलीय प्रणाली है वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।